हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन 5 बड़े टारगेट्स के बारे में जो कि कोल इंडिया अगले फ्यूचर में यानी अगले 5 से 7 सालों के बीच में अचीव करना चाहता है। अगर कोल इंडिया ये सभी टारगेट अचीव कर लेता है तो कोल इंडिया की जो फिलहाल की तस्वीर है वो कंप्लीटली एकदम से बदल जाएगी। तो उन्हीं 5 फ्यूचर टारगेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला टारगेट है जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है वो है 1 बिलियन कोल प्रोडक्शन का टारगेट। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कोल इंडिया ने 608 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया था और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था यानी 19-20 उसमें 602 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन कोल इंडिया ने किया था। और इसने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन टारगेट रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। यानी कि कोल इंडिया को लगभग आने वाले 5 साल में 400 मिलियन टन कोयला और प्रोड्यूस करना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर कोल इंडिया ये टारगेट अचीव करता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कोल इंडिया के लिए, क्योंकि 100 मिलियन टन अगर कोल प्रोडक्शन अचीव करना तो उसके लिए कोल इंडिया को 3 से 4 साल लग जाते हैं आज की डेट में, और यहाँ पर बात हो रही है 400 मिलियन टन और प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोल इंडिया इसके लिए बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप लेने वाला है, उनकी भी हम बात करेंगे इस जो रिमेनिंग 400 मिलियन टन प्रोडक्शन है इसको अचीव करने के लिए। दूसरा टारगेट है ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया बहुत सारी सब्सिडरीज में डिवाइड है और उन सब सब्सिडरीज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सब्सिडरीज फर्दर एरिया में डिवाइडेड है, एरिया फर्दर प्रोजेक्ट्स में डिवाइडेड है, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यानी किसी सब्सिडरी में कुछ चल रहा है, किसी सब्सिडरी में कुछ चल रहा है, किसी एरिया में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, और बहुत ही पेपर जिसको बोलते हैं पेपर पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सीआईएल में इसके लिए कोल इंडिया ने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का टारगेट रखा है, जिसके लिए टेक महिंद्रा को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये लगभग 250 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। और ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। इसके 7 मॉड्यूल रहेंगे। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, पेरोल एंड एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये सब आने से कोल इंडिया की वर्किंग में बहुत ज्यादा कहें तो इफिशिएंट, कोल इंडिया की वर्किंग बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो जाएगी। और बहुत सारा जो जिसको बोलते हैं एक तरह से सरकारी काम जो होता है वो मतलब वो एक तरह से फास्ट ट्रैक होंगे ये सब चीजें आने से। तो ईआरपी का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट कोल इंडिया के सामने है, जो कि कोल इंडिया को इंप्लीमेंट करना है 2022-23 तक। तो ये एक बड़ा टारगेट है कोल इंडिया के सामने। तीसरा जो टारगेट है वो है कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि कोल जो जितनी भी कोल माइंस होती हैं वो बहुत ही रिमोट एरियाज में होती हैं, और वहां पर जैसे बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको इवैक्यूएट करना भी उतना जरूरी है, यानी उसको दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी कोल मिनिस्ट्री का भी एक हमारे पास एक ट्वीट आया था कि वो 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं सिर्फ कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया सबसे ज्यादा रेलवेज को यूज करता है कोल इवैक्यूएशन के लिए। तो इसमें भी कई नई रेल लाइंस दिखने वाली हैं, नई रेल लाइंस डेवलप होने वाली हैं जो कोल इवैक्यूएशन के लिए मदद करेंगी। इसके अलावा रोड्स भी एक बड़ा हमारे पास एक सोर्स है कोल इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन ये बहुत ही पोल्यूटिंग एक तरह से जो कोल है उसको अगर रोड से आप एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। तो इसके अल्टरनेट भी खोजे जा रहे हैं, जैसे कि बेल्ट पाइप कन्वेयर सिस्टम है, यानी एक तरह से क्लोज सिस्टम है जिसमें कि कोल मूव करता है। उसके अलावा साइलोज हैं, उसके अलावा रैपिड लोडिंग सिस्टम है, उसके अलावा कोल हैंडलिंग प्लांट्स है। तो ये सब कोल इंडिया डेवलप करने वाला है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला है आने वाले 5-7 सालों में, ताकि जो कोल का इवैक्यूएशन है वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और बहुत अच्छे तरीके से हो, यानी ये चीजें फास्ट ट्रैक हो सके। तो इसके लिए इसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोल इंडिया करने वाला है आने वाले सालों में। इसके अलावा इसी में एक पॉइंट और है जिसको बोलते हैं वाशरीज।
वाशरीज यानी अगर कोयले में बहुत ज्यादा एस कंटेंट हो तो उसको एक तरह से रिड्यूस करने के लिए कोल को वॉश किया जाता है, तो उसके लिए वाशरीज की जरूरत है। जहां पर बहुत सारी वाशरीज कोल इंडिया में आने वाली हैं, उसमें भी कोल इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है, तो एक टारगेट है कोल इंडिया के सामने। फिर जो चौथा टारगेट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि कोल इंडिया का अभी जो मेजर बिजनेस है वो सिर्फ कोयले का बिजनेस है, तो जो कि कोल इंडिया को कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस नहीं है, इससे हटके कोल इंडिया को कहीं और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, अपने पोर्टफोलियो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए कोल इंडिया दूसरे फील्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसमें है मेटल माइनिंग यानी कि आयरन ओर की माइनिंग, बॉक्साइट की माइनिंग, निकल की माइनिंग, इन सब एरियाज में भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके अलावा सोलर एंड थर्मल पावर जनरेशन, जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कोल इंडिया एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाना चाहता है एनएलसी यानी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के साथ, जिसमें कि 5000 मेगावाट का सोलर और थर्मल पावर जनरेशन की कैपेसिटी एक तरह से डेवलप की जाएगी, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए दोनों मिलके इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा कोल टू गैसिफिकेशन, जैसा कि आपको पता होगा कि मोदी जी ने जब कमर्शियल माइनिंग के बारे में बोला था तो उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 100 से 150 मिलियन टन कोयले को हमको गैसिफाई करना है, यानी कि एक तरह से हमें क्लीन कोल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना है। इसके अलावा डीसीसी एक डंकुनी कोल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर कोयले को मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उसके अलावा सीबीएम यानी कि कोल बेड मीथेन, यानी जो कोयले की सीम रहती है उसके अंदर मीथेन एंट्रैप रहती है, उसको भी कोल इंडिया निकालना चाहता है ताकि उसको फर्दर एलपीजी में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अलावा तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, वहां पर कोयले को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी पहले कोयले से सिन गैस प्रोड्यूस होगी, फिर उसको फर्दर अमोनिया गैस में कन्वर्ट करके और यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी आप इस सब से देख सकते हैं कि कोल इंडिया अपने बिजनेस को एक तरह से दूसरे एरिया में डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके अलावा कुछ और टारगेट कोल इंडिया ने रखे हैं कि बाहर यानी कि दूसरी कंट्रीज में कोल इंडिया कुछ एसेट्स यानी मेटल माइनिंग के और कोयले के कुछ एसेट्स बाहर एक्वायर करना चाहता है, यानी एक तरह से जैसे कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक तरह से कोल इंडिया की बाहर का जो बिजनेस है उसको देखती है, तो उसी को फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहता है और बाहर कुछ एसेट क्रिएट करना चाहता है कोल इंडिया। फिर उसके बाद है एमडीओ मॉडल। अब मैंने जैसे बोला कि जो 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, तो कोल इंडिया को इसके लिए कुछ बहुत ही ड्रास्टिक करना होगा। उसी में एक है एमडीओ मॉडल, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है वीडियोस में। एमडीओ मॉडल क्या है? माइन डेवलपर कम ऑपरेटर, यानी जैसे अभी कोल इंडिया क्या करता है, एक माइंस को लेता है, वहां पे सब क्लियरेंसेस लेता है, उसके अलावा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, वहां की जो जमीन है उसको एक्वायर करता है, वहां के जो लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट करता है, उसके बाद कोयला निकालता है, फिर कोयले को फर्दर बेचता है और प्रॉफिट, इस तरह से प्रॉफिट कमाता है। एमडीओ मॉडल में क्या है कि कोल इंडिया का सिर्फ लीज होल्ड एरिया रहेगा, कोल इंडिया का माइन प्लान रहेगा, लेकिन उसमें सब कुछ यानी कि आपकी जितनी भी क्लियरेंसेस है वो सब लेने से लेके, उसके अलावा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से लेके, रिहैबिलिटेशन करने से लेके, जो ओबी रिमूवल है और जो कोयले का रिमूवल है वो सब निकालने का काम कोई बाहर की एजेंसी करेगी। और ये सब जो एजेंसीज हैं इनको एक तरह से 25 ईयर तक ये सब करने के लिए टेंडर दिया जाएगा। कई जगह के लिए टेंडर हो चुका है, जैसे कि एक सियारमल ओपन कास्ट माइंस है जो कि 40 मिलियन टन की माइंस है एमसीएल में, वहां के लिए एक तरह से एनआईटी यानी कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर हो चुका है, और ये बहुत जल्द हमको ये कोल इंडिया में ये मॉडल देखने को मिलेगा और इस तरह की माइंस से कोल प्रोडक्शन होते हुए दिखेगा। तो अगर ये सब कोल इंडिया ये सब टारगेट अचीव कर लेता है, जो कोल इंडिया ने बहुत बड़े एम्बिशियस टारगेट रखे हैं, तो कोल इंडिया की तस्वीर बहुत हद तक बदल जाएगी। कोल इंडिया की ऐसी तस्वीर नहीं रहेगी, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंपनी और एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी बनके उभरेगी आने वाले सालों में, अगर ये सब टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है कोल इंडिया से रिलेटेड, अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।